Good morning and welcome, student. We are going to start business ethics and corporate social responsibility CSR. And in that, first chapter is Introduction to Business Ethics. Okay, so ethics word we have, let's say, well versed or familiar, you know. What is ethics? Yes, what is ethics? Yes, student. Yes, Diksha. Nice. What is ethics? You have learned up to our MCOM na ethics concept. Yes, please respond. Kanak. Ethics is fundamental set of rule. Okay, fundamental. Normal. अपना बुक का लैंग्वेज या टेक्निकल वर्ड यूज मत करो. नॉर्मली बताओ एथिक्स किसको बोलते हैं. यस, क्या बोलेंगे हम इन लेमेंस लैंग्वेज. यस, मोरालिटी. यस ऐश्वर्या, मोरालिटी. तो एथिक्स और मोरालिटी यूजिंग इंटरचेंजेबली, राइट. यस, ह्यूमन बिहेवियर, code of rules, Sudhani, human behavior. Neil, code of rules and regulations. Yes, Chilu Kumari, wrong and right in human behavior. Yes, yes, yes. uh, difference between right and right. Yes, good or bad. Yes, अभी कॉमन लैंग्वेज में आप लोग आ गए. वेरी गुड. आप पीपीटी बना के थोड़े से टेक्निकल हो गए थे. नाइस. तो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू एथिक्स. तो एथिक्स जो है इट इज फिलोसॉफी है ना. गुड बैड ये सब कहा होता है फिलोसॉफी में. सो इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी एंड कंसर्न विथ ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन कंडक्ट राइट है रॉन्ग है इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि किसको राइट बोलना है और किस बिहेवियर को रॉन्ग बोलना है. गुड. तो यू अंडरस्टैंड दिस एथिक्स. तो यहाँ पे देखो मीनिंग में क्या दिया है. एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस है. पेन लेते हैं हम लोग, ग्रीन लेते हैं. सो ग्रीक वर्ड इथोस से एथिक्स डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग है कैरेक्टर या फिर फंडामेंटल वैल्यूज. देखो ये वैल्यू है ना, इससे रिलेटेड भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो जो फंडामेंटल वैल्यूज है उसको इथोस या एथिक्स कहते हैं. कैरेक्टर और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट. देन एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है जॉन मैकेंजी का. उन्होंने क्या बोला है, इसमें डेफिनेशन दिया है उन्होंने मैनुअल ऑफ एथिक्स में. गुड और बैड गोयल ने क्या बोला है, वर्षा गोयल. मैनर्स और कस्टम. यस वर्षा. सो डेफिनेशन देखो, मैनुअल ऑफ एथिक्स. एथिक्स मैनुअल समझते हो ना आप. रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे होता है उसको हम मैनुअल बोलते हैं ना. मैनुअल्स ऑफ एथिक्स. एथिक्स एज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड इन ह्यूमन कंडक्ट. राइट. तो ह्यूमन कंडक्ट में क्या राइट है क्या गुड है इसका स्टडी, इसको एथिक्स बोलते हैं. और उन्होंने बोला है साइंस ऑफ द आइडियल्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन लाइफ. हमारे लाइफ में जो आइडियल्स इन्वॉल्व है, तो मोस्टली तो कौन आइडियल्स है, हम हीरो हीरोइन या स्पोर्ट्स पर्सन का नहीं बोलेंगे. वो तो बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना हमारे लाइफ में, जब हमको उससे रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट होता है. अगर हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरेस्ट रहा तो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे आइडियल्स होते हैं, है ना. एजुकेशन रिलेटेड रहा तो अकॉर्डिंगली, पॉलिटिक्स के लिए रहा तो जो भी पॉलिटिक्स में ग्रेट है वो आइडियल बन जाते हैं. बट हमारे क्या बोलेंगे लाइफ के आइडियल्स कौन होते हैं. तो वही देखो इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री है,
तो हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, जिस नेशन में पैदा हुए हैं, अकॉर्डिंगली हमारे आइडियल्स होते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू गॉड, मुस्लिम है मुस्लिम गॉड, क्रिश्चियन है, अकॉर्डिंगली वो हमारे आइडियल्स होते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ब्लैक कलर अलाउड है, ब्लैक कलर ही पहना है। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी वो सब ब्लैक को बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट करते हैं, पहनना है ये सब। बाकी इसमें नहीं, हमारे में वाइट अलाउ है, कोई बोलता है हमारे में ग्रीन अलाउड। मीन्स कलर्स रिलेटेड भी हमें गुड और बैड बोला जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि साइंस, इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडियल्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन लाइफ। या तो हमारे गॉड को ये नहीं चलता है, कोई बोलेगा कि हमारे में लीकर ड्रिंक करना या फिर मीट खाना ये बैड बोला जाता है। होता है ना ऐसा, हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है बच्चों। यस, आप लोगों में भी सब में डिफरेंट डिफरेंट हम उसको कस्टम्स बोलते हैं, बट उसी को हम राइट और रॉन्ग बोलते हैं। राइट। तो हम अपने कम्युनिटी अकॉर्डिंग या फिर हम जिस रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं कि यहाँ पे ये राइट है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, मीन्स बैड है। बराबर ना? अलाउड नहीं है मतलब करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करते, बट वो करते हैं तो फिर बैड है, ऐसा बोला जाएगा। तो यही हमारा ये क्या एथिक्स है। तो जो भी है, तो ये हम बोलेंगे कि कम्युनिटी वाइज डिफरेंट रह गया, बदल गया राइट और रॉन्ग। कोई ऐसा बोलेगा कि हाँ, लिकर पीना बैड ही है हर कंट्री में, ऐसा हर कम्युनिटी में ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। कोई बोलेगा नहीं, हमारे में तो ये फेस्टिवल होता है, जैसे हम बोलेंगे होली, होली का फेस्टिवल का लेते हैं, राइट। तो सर्टन कम्युनिटी में कि वो भांग पीना है, ऑब्वियसली वो नशीली चीज़ होती है ना। फिर भांग पी के फिर वो काटी लेके एक दूसरे को मारते हैं, तो दूसरे लोग बोलेंगे अरे ऐसे क्या, ये मार, ये सब रॉन्ग है। कोई बोलेगा नहीं, हमारे इधर तो ये राइट माना जाता है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन या फिर कम्युनिटी टू कम्युनिटी या फिर ग्रुप टू ग्रुप, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किसको गुड बोलना है ये बदलते रहता है, राइट। तो कोई ऐसा परमानेंट नहीं है कि हाँ ये फॉर एवर या यूनिवर्सली ये राइट है। तो एथिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल नहीं है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। क्लियर? एथिक्स समझ में आ गया आपको? हमेशा ये नहीं कि हमारे में जो है वही राइट है, दूसरे कम्युनिटी में जो है वो भी उनके लिए राइट है। ओके ओके, गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी बिजनेस में एथिक्स फॉलो करना है। तो देखो, बिजनेस जो है हमने एफवाई से पढ़ा है, वैसे तो जूनियर से जूनियर में भी पढ़ा होगा, लेकिन हमने तो आपको एफवाई से पढ़ाया है ना बच्चों। तो बिजनेस में हमने यही पढ़ाया है कि आप जो भी रिसोर्सेस लेते हो बिजनेस करने के लिए, तो दे आर फ्रॉम सोसाइटी, है ना। आप फाइनेंस होने दो, रॉ मटेरियल होने दो, ह्यूमन रिसोर्स होने दो, सब सोसाइटी से ले रहे हो। तो जो भी सोसाइटी से लेते हो, तो सोसाइटी हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, यू शुड फॉलो द एथिकल प्रैक्टिसेस। बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट इज एथिकल प्रैक्टिसेस? तो हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स दी, नहीं क्या, बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा है, राइट। तो बिजनेस अगर एथिक्स फॉलो करेगा तो जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉलो करेगा। सोसाइटी को क्या चाहिए? देखो, सोसाइटी एज अ होल उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक्सपेक्टेड करते हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यस बच्चों, आप ही बताओ, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? यस, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करती है, माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए ये एक्सपेक्ट करती है, होर्डिंग्स नहीं करना है ये एक्सपेक्ट करती है, फेयर प्राइजेस होना चाहिए, राइट। यस, प्रोडक्ट शुड नॉट बी हजार्डस, वेरी गुड नील, प्रोडक्ट शुड नॉट बी हजार्डस, नाइस। देन अदर स्टेक होल्डर्स रिलेटेड भी बताओ।
जैसे कि शेयर होल्डर्स है, कस्टमर्स है, डीलर्स है, यस, एम्प्लॉयज है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए? यस स्टूडेंट, फास्ट। यस CSR, भावेश, सेटिस्फैक्शन। यस, हम क्या बोलेंगे अभी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है, राइट। देन नील क्या बोलता है, प्रोवाइड गुड रिटर्न्स। ओके, तो गुड रिटर्न्स कौन एक्सपेक्ट करता है नील? यस, शेयर होल्डर्स। चिल्लू कुमारी, मिनिमम रिस्क, किसको रिस्क बोला रे? ज्योति, एम्प्लॉयज प्रॉपर वर्किंग, यस, एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए, फेयर वेजेस चाहिए, टाइमली वेजेस चाहिए, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड ज्योति। नील, शेयर होल्डर्स, यस नील। साक्षी, क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट एंड दैट टू एट अ रीजनेबल प्राइस। यस सोनल, एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी, वेरी गुड, एंड फेयर रेम्यूनरेशन। तो आपको बिजनेस एथिक्स समझ में आ गया चिल्लू कुमारी, ये शेयर होल्डर्स। तो ये बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स टू बिजनेस सिचुएशन। तो एथिक्स अप्लाई करना बिजनेस सिचुएशन को। यस सोना, एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी, यस एम्प्लॉय को वेलफेयर फैसिलिटी भी चाहिए, राइट राइट। कैंटीन, क्रेंच फैसिलिटी, यस प्रमोशन भी होना चाहिए, वेरी गुड, सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना। देन इट रिलेट टू मोरल बिहेवियर एंड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस फर्म। वेरी गुड। नाउ डेफिनेशन दिया है देखो बिजनेस एथिक्स का। इट इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। पेन नहीं, हाँ लिख रहा है, ग्रीन है इसीलिए नहीं दिख रहा है, ओके। इट इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। तो देखो राइट एंड रॉन्ग ये तो कोई परमानेंट थिंग है नहीं कि इसको ही राइट बोलना है, इसको ही रॉन्ग बोलना है, राइट। तो जो भी इश्यूज आता है कि राइट और रॉन्ग किसको बोलना है, तो उसको क्या बोला है, बिजनेस एथिक्स इज स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन। आप सिचुएशन देखो क्या चल रहा है, बिजनेस कौन से फेज में है, देन एक्टिविटीज क्या क्या कर रहा है, क्या डिसीजन लिया रहा है, उसके वजह अकॉर्डिंग फिर राइट एंड रॉन्ग भी चेंज हो जाएगा ना बच्चों। अगर कंपनी बिजनेस ही अगर वर्स्ट पोजीशन में है तो वो क्या सबको CSR प्रोवाइड करेगा? तो अगर वो CSR प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसको रॉन्ग बोलेंगे क्या, अनएथिकल बोलेंगे क्या? पहले तो उसको सरवाइव करना चाहिए ना। तो सब ये स्टडी करना है, सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन। क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के। फीचर्स क्या क्या है देखो अभी इसमें, एथिकल वैल्यूज। तो अभी हमने जो CSR देखा, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द बिजनेस, ये सब एथिकल वैल्यूज है और बिजनेस ने वो फुलफिल करना चाहिए। ओके, सोसाइटी को जो जो एक्सपेक्टेड है, जैसे कि राइट प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे देना चाहिए, तो सब एक्टिविटीज एथिकल वैल्यूज में आता है। देन रिलेटिव टर्म भी समझ में आ गया, क्योंकि कोई राइट जो बोला गया है कोई परमानेंट या यूनिवर्सल नहीं है। इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ग्रुप टू, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, फ्रॉम वन रीजन या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या फिर नेशन टू नेशन, तो रिलेटिव टर्म रहेगा। देन नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। तो एथिक्स में क्या है, कंडक्ट करने का कोड होता है। कोड मीन्स व्हाट? यस, कोड किसको बोलते हैं हम? यस, यस बच्चों, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट? रेगुलेशन, गाइडलाइंस, रूल, यस भावेश, वेरी गुड, रूल्स एंड रेगुलेशन। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्रेमवर्क। ओके, तो किस बिजनेस फर्म्स जो है उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ करना है उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाते हैं कि लॉ का क्या लिमिटेशन, जो भी उनके लिमिटेशंस होते हैं अकॉर्डिंगली वो फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि ये एथिकल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाते हैं। देन नेक्स्ट है सिस्टमैटिक स्टडी। तो एथिक्स का अगर फॉलो करना है
तो प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो भी यहाँ पे देखा ना हमने सिचुएशंस, एक्टिविटीज़, डिसीजंस, उसका सिस्टमेटिक स्टडी करना है और कौन सा एथिकल प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे वो वहाँ पे हम कन्फर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी प्रैक्टिस ले रहे तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसका सोसाइटी पे पॉजिटिव निगेटिव कैसा अफेक्ट होगा, तो उसका प्रॉपर स्टडी, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी। नेक्स्ट क्या बोला है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्स यहाँ कौन है, ये बिजनेस एथिक्स है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So it is applicable to all business units, whether जो भी हर कंट्री का बिजनेस यूनिट रहेगा, क्योंकि वो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर प्रॉपर बनाते हैं, लीगल बाउंड्रीज क्या है, देन अपना सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है कि ये इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट दैट एथिकल प्रैक्टिसेस। ओके, तो यहाँ यूनिवर्स कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेम कंट्री और फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, एक कंट्री एथिक्स फॉलो करेगा, क्या बोलेंगे हम, ईमानदारी से बिजनेस करेगा, और एक कंट्री ने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करेगा, राइट। तो फिर इसका मीनिंग नहीं बनता है ना। जो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा या फिर क्या बोलेंगे अनएथिकल वे से अपना मार्केट लीडर पोजीशन अचीव करेगा और सब मार्केट को डोमिनेट करेगा, तो फिर अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाएंगे या कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए क्या बोला है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और लार्ज, उन्होंने अप्लाई करना चाहिए। ओके, देन वॉलंटरी इन नेचर। देखो एथिक्स फॉलो करना ये वॉलंटरी बोला है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको राइट प्राइस पे गुड अवेलेबल करना है, कंपलसरी नहीं, आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। ये तो आपके वैल्यूज है ना जो डिसाइड करेंगे आप एथिक्स फॉलो करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। आपको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है, ये आपका वॉलंटरी डिसीजन है, तो एथिक्स इज वॉलंटरी इन नेचर। देन नेक्स्ट है बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप। ओके, सो इसमें क्या है, वही जो हमने CSR देखा ना, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से, सोसाइटी व्हाट थिंग्स रिगार्डिंग बिजनेस, कि बिजनेस ने हमें क्या क्या देना चाहिए, ये बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस। देन यहाँ के क्या बोलते, बिजनेस एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लॉ। ओके, तो एथिक्स तो आपको समझ में आ गया, देखो यहीं पे लिखे है वॉलंटरी है ना, या फिर सिस्टमेटिक स्टडी करके कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, और जो वॉलंटरी अडॉप्ट करो एक्सेप्ट करो नहीं करो। बट लॉ का क्या है, लॉ वॉलंटरी होता है क्या बच्चों, यस, लॉ वॉलंटरी है, यस स्टूडेंट, नो, लॉ तो स्टैचुटरी है, कंपलसरी है, लॉ हमें फॉलो करना है। ये संजना, प्रेरणा, अंसारी, वेरी गुड, मिराज, जुल्फा, मुमीन, नील, हरिया, यस, लॉ इज मैंडेटरी, यस, और अपना एथिक्स जो है वो वॉलंटरी है, वेरी गुड। देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, तो ये आपको समझ में आ गया कि स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करना ये एथिक्स है, वेरी गुड। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी आपको एथिक्स कॉन्सेप्ट, यस, किसी का माइक ऑन है क्या, ओके, तो देखो अभी एथिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है बिजनेस एथिक्स का।
तो अभी उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो while doing business, then there is क्या बोलेंगे 100% सक्सेस होता है। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस मीन्स अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी को चीट कर रहे हो, राइट। बट एक बार कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, उसको पसंद नहीं, उसको समझ में आ गया कि अनएथिकल प्रैक्टिस है, जो क्वालिटी मेंशन उन्होंने प्रमोशन में जो क्वालिटी बोला था वैसा क्वालिटी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम परचेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलता है अनएथिकल प्रैक्टिस से, बट एथिकल प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, राइट। तो सर्वाइवल जो है वो बिजनेस एथिकल प्रैक्टिस अगर अडॉप्ट करते हो तो सर्वाइवल श्योर है। देन म्यूचुअल बेनिफिट, तो जो एथिक्स फॉलो करता है तो उसको म्यूचुअल बेनिफिट है। यहाँ पे बिजनेस बिजनेस कौन से सराउंडिंग में वर्क करता है, ऑब्वियसली सोसाइटी में, है ना। तो सोसाइटी एंड बिजनेस फर्म, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अगर बिजनेस एथिकल प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो फिर सोसाइटी को बेनिफिट होता है, जो भी प्रोडक्ट देगा, क्वालिटी देगा, जो ह्यूमन बॉडी को हजार्डस नहीं होगा, नेचर को पोल्यूटेंट नहीं रहेगा, या फिर कोई वेस्ट वो लोग वाटर सोर्सेस में क्या रिलीज कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके रिलीज करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस अगर बिजनेस अडॉप्ट करता है तो इससे सोसाइटी को बेनिफिट है। देन सोसाइटी भी जो एथिकल प्रैक्टिस से बिजनेस करता है तो उनके माइंड में, सोसाइटी के माइंड में ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इमेज बन जाता है ना। तो कॉर्पोरेट इमेज अचीव करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अपना टाटा, जो लो प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट पीपल को अवेलेबल करके देते हैं, है ना। टाटा नैनो क्या है, यही वेलफेयर के कस्टमर, जो लोअर इनकम ग्रुप के कस्टमर है उनको भी फोर व्हीलर का फील मिले, उनको भी फोर व्हीलर परचेस करने का अपॉर्चुनिटी, या फिर वो सोचे कि हम भी फोर व्हीलर में जा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नैनो का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया था, राइट। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है। देन है बेनिफिट्स टू शेयर होल्डर्स, तो बिजनेस एथिक्स की वजह से बिजनेस सक्सेस में जाता है, बिजनेस का ग्रोथ होता है, एक्सपांड मार्केट शेयर, प्रॉफिट अर्न होता है, तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है, उनके शेयर्स का वर्थ या उनके जो भी वेल्थ है वो उसका वर्थ बढ़ जाता है, तो बेनिफिट है। ओके, देन नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि बिजनेस एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो यही देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए या प्राइस रिडक्शन के लिए या मैक्सिमम पीपल तक हमारा प्रोडक्ट रीच होना चाहिए, लार्ज मार्केट शेयर, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। देन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट, ऑब्वियसली एथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो मार्केट शेयर भी बढ़ता है, प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इमेज भी समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी इंटरेस्ट अगर एथिकल प्रैक्टिस एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन या compete नहीं कर सकती है, राइट बच्चों। तो अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है तो लार्ज क्यों है, क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड है, तो जिसके पास पैसा है तो प्रमोशन सब करके डोमिनेशन का पोजीशन अचीव कर सकता है, मार्केट लीडर का पोजीशन अचीव कर सकता है। बट अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से कंपटीशन करने के बजाय, तो इफ़ दे थिंक टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री or purchase raw material or spare parts or output of small scale industry, then it leads to protect interest of
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वेलफेयर हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, उनको मार्केट कंपल्सरीली अवेलेबल रहेगा। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसीलिए स्मॉल होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंस कम होता है, राइट। तो वो लोग प्रमोशन एक्टिविटीज पे स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनका प्रमोशन नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन पे बहुत स्पेंडिंग कर सकती है, तो ये उनको तो डोमिनेट कर देगी, राइट। बट उन्होंने इनको एश्योरेंस देना चाहिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है हम लोग ही परचेस करेंगे, आपको मार्केट के लिए प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो इनका टाइम मनी सब सेव हो जाता है और इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ इंटरेस्ट, तो ये आपको समझ में आ गया। सोसाइटी का इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है, अट्रैक्ट्स एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। तो अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो किया जाता है तो जो भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अट्रैक्ट भी होते हैं, और रिटेन मीन्स उस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहना या काम करना अच्छा लगता है। और वो भी इस क्या जो सोसाइटी के लिए जो फंक्शन कर रही है तो उनका पार्ट बनना ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को प्राउड फील करवाता है। ओके, so next concept is Indian ethos. So India is having special characteristics that it contain variety of customs, traditions, habits, है ना? And this is the what we say rich culture of our India, or a unique feature of our India, है ना? And what we say unique characteristics of India before the world, कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट फूड टाइप्स है, या फिर हम बोलेंगे अटायर है, या फिर लिविंग स्टाइल है ना। तो ये सब लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो ये अपना यूनिक कैरेक्टर है अपने इंडिया का। सो इंडियन इथोस क्या है, देखो मीनिंग वेरियस कस्टम्स, ये जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, हैबिट्स है, इसको ही हम एथिक्स या फिर इथोस बोलते हैं। इंडियन इथोस आर कॉल्ड एज इथोस, और दे आर डेवलप्ड विद द पासेस ऑफ टाइम। हम जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, डेवलपमेंट में हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस में और हमारे हैबिट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, डेफिनेशन दिया है देखो इथोस का, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, वही इथोस मीन्स एथिक्स, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ बिलीफ ऑफ कम्युनिटी, राइट। हर कम्युनिटी का बिलीफ होता है कि हमारे में ऐसा है, हमारे में वैसा है, दैट इज द बिलीफ, बिलीफ्स ऑफ कम्युनिटी और पीपल विच डिस्टिंग्विशेस वन कल्चर फ्रॉम द अदर। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलग दिखाया होता है, ये जो कम्युनिटी या पीपल का बिलीफ है, दैट इज इथोस। नाउ फीचर्स ऑफ इंडियन इथोस, क्या क्या फीचर्स है देखो। यहाँ पे मेंशन किया है यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स हमारे इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यही मानते हैं कि हर पर्सन में गॉड है, ऐसा ही मानते हैं ना हम, राइट स्टूडेंट। हमें जो गॉड हम मानते हैं तो हम यही देखते हैं कि पर्सन में गॉड है, इसीलिए हम कोई हमें गरीब दिखता है तो या तो हम उसको पैसे देते हैं या तो हम उसको खाना देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि गॉड उसमें आता है किसी भी पर्सन में, और हमारा टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। तो हम उसके लिए ऑब्वियसली जो जो भी हमसे हो सके वो डोनेशन देते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ ही है कि पर्सन में गॉड है, हैं? तो हर एक के बॉडी में गॉड है, ये हमारा इंडिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम जो है वो एक दूसरे से मतलब गॉड के साथ इंटर कनेक्टेड है, जैसे कि हम साधना करते हैं,
योग करते हैं। तो यही कि क्यों करते हैं, हम आंखें बंद करके एक प्लेस पे बैठते हैं तो हमारा कनेक्शन हम यही सोचते हैं कि गॉड से हो रहा है, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और हम यही मानते हैं कि गॉड जो है वो किसी पर्सन के रूप में हमारे सामने आता है। दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, देन दूसरा क्या है, डिविनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यही बोला गया है कि ये सिर्फ ऐसा मानना नहीं है, तो हम हमारे माइंड में वो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना। हम जब शांत एक प्लेस पे बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम गॉड से कनेक्टेड हो गए हैं। देन नेक्स्ट है इंडिविजुअल। तो यही सेल्फ, अगर हम इंडिविजुअल और सेल्फ बोला गया है, तो अगर हम अ, खुद को वही ध्यान साधना करके हम खुद को कंट्रोल में रखते हैं, तो यही कि हम अगर खुद को समझते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, तो हम अपने आप को समझते हैं तो हम गॉड के प्रति और क्लोज हो जाते हैं। और यही है, अगर हम गॉड के प्रति क्लोज है तो एक डिवोशन का फीलिंग हम में क्रिएट हो जाता है, राइट। तो हम जो है जब सेल्फ को समझते हैं तो हमें क्या बोलते हैं ना, अहम जो भाव है वो हम हमारा निकल जाता है। हमें पता चलता है कि हम एक टाइनी पार्टिकल है यूनिवर्स का, एक टाइनी पार्टिकल है, एक डॉट से भी कम हम इस अर्थ पे है, राइट। तो हमारे से जो सेल्फिशनेस है, जो ईगो है, वो रिमूव हो जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट इंडिविजुअल या फिर सेल्फ की खुद को समझना। तो देन नेक्स्ट है यही इंडिविजुअल, नहीं क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, है ना। तो इंडियन इथोस प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, वही हम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। देन इंडियन स्क्रिप्चर्स जो है वो हमें अगर हम हमारे धर्म ग्रंथ जो है हर कम्युनिटी के हैं तो वो हम पढ़ते हैं तो हमें इटरनल नॉलेज मिल जाता है। जो भी अभी भी हम भगवत गीता जो उस ज़माने में लिखी गई थी, लेकिन अभी भी हम उनके जो नॉर्म्स है तो वो अभी भी हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जो क्या बोला गया है गीता में, यस, भगवत गीता का बेस्ट टीचिंग बताओ। जो आज हमारा है कल किसी और का रहेगा, है ना। यस, और कुछ बताओ, गीता का टीचिंग क्या है। हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स है तो उससे रिलेटेड हम टीचिंग जो है वो अभी भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। यस, अभी आपके जनरेशन ने लॉकडाउन में जो रामायण महाभारत जो भी सीरियल, रिलीजियस सीरियल दिखाया तो वो देखना एंजॉय किया। देन उससे उनके जो भी वो टाइम के कल्चर है या फिर वो गॉड, उस गॉड ने क्या क्या लाइफ में सफ़र किए हैं वो समझे आप लोगों ने। एंड जो हायर पोजीशन जो मिलता है सबके माइंड में, हमारा एक इमेज बनता है, उसके लिए हमें कैसे एफर्ट करना पड़ता है सेल्फलेसली, तो ये भी आप सबने देखा है लाइफ में उस सीरियल में, राइट। तो वो सब है हमें इंडियन स्क्रिप्चर से पता चलता है। तो वही हमारे स्क्रिप्चर्स का ड्रामा फॉर्म था, रामायण महाभारत या कृष्णा का सीरियल, है ना। देन ऑल वर्क इज वर्दी मीन्स व्हाट, जो भी वर्क है, जो भी वर्क किया जाता है, ईच एंड एवरी टाइप का, जिसको अभी हमने कैटेगरी दिया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का वर्क, तो यही बोला गया इंडियन इथोज में, इंडियन एथिक्स में, कि सब वर्क जो है वर्दी है, वैल्यूएबल है, इक्वल है।
ओके, तो कोई काम छोटा नहीं होता है, ये भी सीखे हो ना आप लोग। तो जो भी काम करने को मिलो वो करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम देखेंगे कि अभी आजकल हमारे जो एमबीए के बच्चे हैं जो बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ के आते हैं, तो इवन आयरनिंग का बिजनेस भी, लॉन्ड्री बिजनेस भी हाई लेवल पे लेके जाते हैं, पानी पूरी सेलिंग भी हाई लेवल पे लेके जाते हैं, राइट। बट पानी पूरी से अभी मैंने जो बोला पानी पूरी सेलिंग भी हाई, हमने खुद को खुद ही समझ रखा है कि ये रास्ते पे चलने वाला है, छोटा बिजनेस है, राइट। बट ऑल वर्क इज वर्दी, अगर ये पैटर्न हम सीखेंगे तो जो भी आपको दिख रहा है, जैसे कि टी सेलिंग, टी का बिजनेस छोटा बिजनेस है, बट देखो उसका वर्थ कहाँ से कहाँ चला गया, राइट। ऑल वर्क इज वर्दी। देन नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें फुलफिल करना है विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट बोला है कि हमने इंडियन इथोस जो हमारा है तो उसका स्कोप जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपके लाइफ में जो आगे रहेगा पूरे लाइफ में उसका स्कोप है, उसका एडॉप्शन जो है वो आपको बेटरमेंट पे ही लेके जाएगा। सो दिस इज का फीचर्स ऑफ आवर इंडियन इथोस। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर स्टार्टेड, सी वैल्यूज। अभी एथिक्स समझ में आ गया आपको क्लियरली? यस स्टूडेंट, एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, देखो वैल्यूज। यस, यस भावेश, वेरी गुड, अंसारी, सफीना, नाइस। ओके, तो अगर एथिक्स क्लियर है तो वैल्यूज अभी इजीली आपको समझेगा। सिर्फ देखो, वैल्यू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये डिटरमाइन करती है, वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करती है व्हाट इज राइट, राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है। और एथिक्स क्या बताता है कि जो राइट है वही करना है, राइट। और जो आप करते हो वो राइट किया है या रॉन्ग किया है, वो एथिक्स बताता है। और वैल्यू डिटरमाइन करती है राइट क्या होता है और रॉन्ग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ वैल्यूज। देखो वैल्यूज हम किसको बोलते हैं, पहले वैल्यूज समझना चाहिए। यस, वैल्यूज जैसे कि स्पीकिंग ट्रूथ, कोई बच्चा बोलता है नहीं मैं हमेशा ट्रूथ बोलता हूँ, या कोई बोलेगा मैं बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। तो ये उसके वैल्यूज है। ज़रूरी नहीं है कि उसने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन ये उसके वैल्यूज है, ह्यूमिलिटी है ना। तो ये उसके वैल्यूज है। और क्या क्या वैल्यूज होते हैं बताओ बच्चों? यस, वैल्यूज किसको बोलते हैं? ऑनेस्टी, वेरी गुड दीक्षा, ऑनेस्टी है, ह्यूमिलिटी और हार्ड वर्किंग है ना, स्पीकिंग ट्रूथ, रिस्पेक्ट एल्डर्स, नील मोरल वैल्यूज सच एज इंटेग्रिटी, या इंटेग्रिटी, यूनिटी, वेरी गुड। तो ये सब वैल्यूज़ है ना। तो ये वही वैल्यूज़ डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ना देखो, सच बोलना, अभी हम अपने आप को भी अगर इवैल्यूएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सब सब जो है सब सच बोलना ये कंपलसरी नहीं समझते हैं। समझते हो क्या? या बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये क्या हम ज़रूरी समझते हैं क्या? नहीं, सर्टन बच्चे बोलेंगे नहीं बाबा, हम तो, मुझे तो बड़ों का रिस्पेक्ट करना अच्छा लगता है। तो ये क्या है, हमने अपने आप में इनकलकेट किया है वैल्यूज़, बराबर ना। आपके पेरेंट्स में मीन्स हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे कलीग से, या हमारे एटमॉस्फेयर से तो हम सीखते ही है वैल्यूज़ क्या होता है। बट अपने आप में वो जो डेवलप हो रहा है ना, तो हम एक्सेप्ट करते, हाँ ऑनेस्ट रहना चाहिए। आप ऑनेस्ट रहोगे, आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आप सक्सेस तक जाओगे। मुझे बहुत पढ़ाई करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए,
सर्टन बच्चे बोलते हैं नहीं, मैं तो वन नाइट स्टडी करके भी पास हो सकता हूँ, मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टन बच्चे बोलेंगे अरे कॉपी करके एक एक दो चीट लेके जाओ, पास हो जाते हैं। ये सब किसने किया? आप ही सोचते हो ना कि मुझे वैल्यू अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वैल्यू मुझ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राइट बच्चों, हम लोग ही सोचते हैं ये सब। यस, हमें कैसे बनना है ये हम कौन सोचता है? आपके पेरेंट्स तो बहुत बोलते हैं अरे पढ़ाई करो, झूठ मत बोलो, या फिर बुरे बच्चों बुरे दोस्तों के साथ मत घूमो। हम डिसाइड करते हैं अरे नहीं, मेरा दोस्त है अच्छा ही है, मैं उसके मतलब क्या अच्छा है वो भी आपने डिसाइड किया है, मैं उसके साथ रहूंगा। राइट, पढ़ाई करना है नहीं करना है, हार्ड वर्क का अगर हमने वैल्यू डाल दिया तो हम रात दिन पढ़ाई करेंगे। हार्ड वर्क नहीं है, बस चीट करके पास हो जाएंगे, ऐसा भी हम सोचेंगे। यस, तो वैल्यू जो है हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कैसे बिहेव करना है या हमें जैसे बनना है, अकॉर्डिंगली हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। बराबर। कोई बोलता है नहीं, अभी जो सच बोलने वाले हैं ना उनका कुछ नहीं रह गया, उनको वो लाइफ में आगे नहीं जाते हैं, तो झूठ बोल के हम किसी को भी टोपी लगा सकते हैं और लाइफ में आगे जा सकते हैं। ऐसा भी है ना कॉन्सेप्ट बच्चों? यस। ये वैल्यूज की बात आई तो रिस्पॉन्सेस कम आने लगे, ऐसा क्यों हो गया? वैल्यूज समझ में नहीं आ रहा है? यस अंसारी मिराज, यस आ रहा है ना समझ में? यस सोनल, तो सब शांत क्यों हो गए? ये वैल्यूज आप में क्या क्या वैल्यूज है आपको मालूम है? समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यस, तो ये वैल्यूज जो है ना वो आपको बनाते हैं कि आप जो भी वैल्यूज अपने आप में डालोगे ना, अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। राइट, आप अगर कुछ डेडिकेटेड पर्सन हो, आप सोचते हो कि मुझे डेडिकेशन के साथ या फिर डिवोशन के साथ काम करना है, तो अकॉर्डिंगली आपका पर्सनालिटी में वो डेपिक्ट होता है। आप अगर स्पिरिचुअल हो, बस भगवान के लिए आप भगवान के प्रति आपका ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो आपके पर्सनालिटी से डिपिक्ट होता है। क्लियर? तो ये वैल्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है या पर्सनालिटी पे अफेक्ट करता है। आपने गुड वैल्यू सिलेक्ट किए, राइट वैल्यू सिलेक्ट किए, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी। और वही खराब वैल्यूज अगर आपने सिलेक्ट किए तो पर्सनालिटी वही क्या बोलेंगे उसको हम, डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। राइट, इमेज नहीं बन पाएगा। अभी समझ में आया ना वैल्यू? अभी फीचर्स देखते हैं, देखो इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो वैल्यूज है, जिसको लगा कि मुझे सच बोलना है उसने वो लिया, किसी को लगा बस मुझे ह्यूमिलिटी चाहिए बाकी कुछ नहीं, टाइम पे मैं झूठ भी बोल के आगे निकल जाऊंगा, वो भी सच है। तो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के कौन सा वैल्यू अडॉप्ट करना है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहेगा। देन लैक्स परमानेंट एग्जिस्टेंस, तो जो वैल्यू आपने लिया है, तो जैसे टाइम या सरकमस्टेंसेस बदलेगा तो आप चेंज कर दोगे। आपने सोचा कि मैं घर जाके सच बोलूँगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था, लेकिन घर में गए फिर देखा आज पापा बहुत ही गुस्से में हैं, तो सोचते हैं नहीं नहीं अभी पापा को बताएंगे तो डेफिनेटली स्कोल्डिंग पड़ने वाली है, स्कोल्डिंग हो जाएगी। तो हम सच बोलेंगे क्या बच्चों? यस, तो बोलेंगे मैं फ्रेंड के घर में पढ़ाई करने गया था, ऐसा ही बोलोगे ना? यस, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक सोचा था या मूवी जाते समय भी सोचा था कि हमारे पेरेंट्स को हम सच बताएंगे, राइट? बट हमारे घर जाके थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देखा, फिर समझ में आया कि अभी सच बोल के मार खाना नहीं है, तो ये परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके, देन स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, तो वैल्यूज जो है
मोस्टली वैल्यूज़ जो है वो स्टेबल एंड एंड्यूरिंग होती है। एंड्यूरिंग मीन्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो वही कि आपने बचपन से ही अगर आपको सीखा है कि सच बोलना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना तो मोस्टली तो ये हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट भी है ना। हम तो अतिथि देवो भव, हम तो दूसरों को, अतिथि को, गेस्ट को भी हम गॉड बोलते हैं। तो सर्टन वैल्यू जो है वो स्टेबल भी है, एंड्यूरिंग भी है, एंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन सिटीजन सर्टन वैल्यूज तो हमारे में होती ही है। ओके, देन ये हमारे पर्सनालिटी को शेप करती है। जो भी वैल्यूज आप डालोगे अकॉर्डिंगली आपका पर्सनालिटी बनता है। देन टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तो वेरियस वैल्यूज़ है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट जो भी वैल्यूज़ है उसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है, इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा जो है वो है ओपन माइंडनेस, या फिर क्या बोलते हैं सेकेंड टाइप टर्मिनल वैल्यूज़। तो दो टाइप के वैल्यूज़ है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है विच रिलेट्स टू द मीन्स फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड रिजल्ट। आपको जो भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसको अचीव करना, तो एज ए इंस्ट्रूमेंट या एज ए मीडिया वो टाइप का वैल्यू रहेगा। जैसे कि गुड मैनर्स है, या फिर ओबेडियंस है, या फिर ओपन माइंडनेस है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब सेकंड जो है टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स व्हाट, बिलीफ अबाउट अल्टीमेट गुड और एंड रिजल्ट, कि ये बिहेव करने से मुझे ये मिलेगा, ऐसा जो बिलीफ होता है ना, दैट इज टर्मिनल वैल्यू। जैसे कि जो भी हम करते हैं ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, पीस के लिए करते हैं, हार्मनी के लिए करते हैं, प्राइड वो अकम्प्लिश होने के बाद हमें प्राइड फील होना चाहिए इसीलिए करते, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ है। एक तो है कि हमें एज ए मीडियम, कि अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे ऐसा, तो एज ए मीडियम मीन्स इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा कि जो भी आउटपुट है उसका गेन होगा, दैट इज टर्मिनल। क्लियर? तो वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। देन नेक्स्ट है जजमेंटल एलिमेंट। तो बस वैल्यूज कंटेन जजमेंटल एलिमेंट दैट दे रिफ्लेक्ट पर्सन्स आइडियाज एज व्हाट इज राइट और गुड। वन, जैसे कि हमने जो भी वैल्यूज अडॉप्ट किया है तो अकॉर्डिंगली हमारा जजमेंट बनता है। तो एक एग्जांपल दिया है बुक में, एक टाटा का दिया है कि जो सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को वैल्यू देते हैं, राइट। तो उनका यही है कि क्या बोलेंगे, उनका उन्होंने ये कॉरपोरेट फर्म टाटा ने एक वैल्यू जो अडॉप्ट किया है उसमें एक है कि सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो वो हमेशा वर्कर्स के पर्सन गिव इम्पोर्टेंस टू इंक्रीज पर्सनल वेल्थ ऑफ द फाउंडर्स। तो वो लोग जो है वही यही हमेशा उसी को प्रमोट करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स है उनका वेलफेयर हो जाए। देन नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ वैल्यूज। अभी देखो हायरार्की तो लगाते हैं वैल्यूज का कि प्रायोरिटी किसको देना है। हायरार्की मतलब प्रायोरिटी देना है। बहुत सारे वैल्यूज है बट उसमें टॉप में हमारे कौन सा वैल्यूज रहेगा। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस एथिक्स रिलेटेड वैल्यूज है। तो एक एग्जांपल दिया है कि इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने जो बहुत सारे वैल्यूज है वहाँ उनमें से उन्होंने ऑनेस्टी जो वैल्यू है उसको टॉप लेवल पे या हायरार्की में जो भी हायरार्की उसमें टॉप लेवल पे। तो एक एग्जांपल है कि उन्होंने कुछ सैंक्शन करवाना था उनको या कुछ परमिशन लेना था। तो वो जो परमिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो उनसे कुछ ब्राइब मांग रहा था कि इतना इतना ब्राइब दे दो, फिर ब्राइब मतलब ब्राइब नहीं बोलते, अमाउंट दे दो, फिर आपका जो भी प्रपोजल है वो सैंक्शन कर देंगे।
तो फिर उन्होंने देखो, उन्होंने अगर ऑनेस्टी को टॉप प्रायोरिटी दिया है, फिर उन्होंने यही बेस्ट समझा कि जब हमें उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस या परमिशन मिलेगा तब देंगे, और गवर्नमेंट को जो उससे रिलेटेड जो देना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसके पास जो भी पैसा है पब्लिक वेलफेयर के लिए ही, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करती है, तो वो सब पैसा उन्होंने सोसाइटी को या गवर्नमेंट को दे दिया। और ब्राइब, हमारा अपना काम जल्दी होने के लिए वो जो ऑफिशियल उनसे पैसे मांगता था तो उन्होंने वो नहीं दिया। तो हायरार्की ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाते हैं। देन सोर्सेस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज कहाँ कहाँ से आते हैं? यस, वैल्यूज के सोर्सेस क्या क्या है? वही, एक तो हमारे फैमिली से आते हैं, तो इसको हम जेनेटिक सोर्सेस बोलते हैं। देन हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, हमारे रिलीजन है, हमारा एजुकेशन पैटर्न जो हमें वैल्यूज़ देता है। आप भी प्राइमरी एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन था ना आपको? हाँ, तो एनवायरनमेंट सोर्सेज से आता है। देन हमारे जो बड़े हैं, हमारे हमारे जो भी आइडल्स है, उनके उनके अकॉर्डिंग उनके वैल्यूज़ भी हम अडॉप्ट करते हैं। तो दिज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। देन नेक्स्ट है एनहांस कॉरपोरेट इमेज। ऑब्वियसली जो फर्म वैल्यू अडॉप्ट करती है, वैल्यू को प्रायोरिटी देती है, तो वो उसका इमेज स्टेक होल्डर या सोसाइटी के माइंड में एनहांस हो जाता है। एंड वैल्यू अडॉप्ट करने वाले फर्म जो है वो सर्वाइव भी करते हैं एंड सक्सेस भी अचीव करते हैं। नाउ ये डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, तो अभी आपको वैल्यूज़ समझ में आ गया है, तो एथिक्स भी समझ में आ गया है, तो ये टॉपिक भी आप इजीली रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क एथोस। ओके, तो वर्क एथोस में भी क्या है, देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन वर्क एथोस। हमारा जो वर्किंग कल्चर है, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसका दो पार्ट में किया है, एथिक्स ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एथिक्स ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। ओके, तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बोला गया है, काम कैसे करना है? यस स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़ ने कैसे काम करना है? आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में रहेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तभी आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपके क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स है फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो फुलफिल हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए एज एन एम्प्लॉई? यस, क्या करना चाहिए? वर्क विथ एप्लीकेशन एंड लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। तो हमें अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी होना चाहिए, लॉयल्टी भी होना चाहिए, जो भी हमारे वैल्यूज़ है उसका हमें एप्लीकेशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है कॉरपोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर। तो जो भी है हमारा बिहेवियर जो है वो एज अ गुड कॉरपोरेट सिटीज़न, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसके सिटीज़न हैं, तो हमें जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, तो उसी में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए, न्यू न्यू आइडियाज़ लाना चाहिए, या फिर जो भी आइडियाज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो कॉरपोरेट सिटीज़न बिहेवियर एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए। देन नेक्स्ट है सपोर्ट टू अदर्स। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स है या हमारे ग्रुप मेंबर्स है, तो उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, सब को वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। देन लॉयल्टी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? तो लॉयल्टी मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर वालों को देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैड कमेंट्स हमें नहीं करना चाहिए,
ये हम इसके गुड सिटीजन है तो हमें उसके लिए लॉयल होना चाहिए, जैसे हम अपने फैमिली के लॉयल होते हैं, है ना। हमारे घर में झगड़ा होता है, हमारे पेरेंट्स कभी हमें स्कोल्डिंग करते हैं, हमारी बड़ी सिस्टर या बिग ब्रदर भी हमें कुछ बोलेगा तो हम सब अपने फ्रेंड या रिलेटिव के पास कंप्लेंट करेंगे क्या, मेरी मम्मी बुरी है, मुझे मारती है, स्कोल्डिंग करती है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लॉयल होते हैं अपने फैमिली के लिए, और हमें मालूम है जो भी सिचुएशन, अगर वर्स्ट सिचुएशन भी आया है तो भी वो चला जाएगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हमें भी वो समझना चाहिए, तो लॉयल्टी की वजह से हम अपने फैमिली के लिए हमेशा अच्छा कमेंट ही करते हैं। देन एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयज़ का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, वर्कर सुपीरियर्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देन आप जो भी काम करते हो इट शुड बी कंसिडर्ड एज योर पैशन, कि आप एज अ पैशन कर रहे हो, आप पे कुछ ज़बरदस्ती है या बस टाइम स्पेंड करना है और सैलरी मंथ का मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पैशन समझ के काम करो। देन ह्यूमिलिटी होना चाहिए। ह्यूमिलिटी वही कि हम विनम्रता बोलते हैं। तो आपके जो भी आप से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मिस्टेक वो सब होता है तो आप एक्सेप्ट करो। आप जितना भी उसको छुपाओगे तो आगे जाके वो वर्स्ट ही होने वाली है ना। जो भी जहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक बार बात बिगड़ गई तो आगे जाके तो और बिगड़ती है। तो ह्यूमिलिटी होना चाहिए। तो आप जो भी रॉन्ग हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। देन एथिक्स ऑन द, अभी ये सब एम्प्लॉयज ने करना है। मैनेजर्स ने क्या करना है देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैनेजर्स को दिया गया है। तो मैनेजर्स ने इसमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं करना चाहिए और एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहिए। तो बैलेंस रखो इसमें। देन टीम स्पिरिट है। तो सबॉर्डिनेट में टीम स्पिरिट मैनेजमेंट ने, मैनेजर्स ने डेवलप करना चाहिए। उनको टीम स्पिरिट के लिए, टीम के लिए जो भी अवार्ड दे दो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, टीम को, पूरे टीम को जो भी बेनिफिट देना है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सर्टिफिकेशन, तो पूरे टीम को देना है। ऐसा टीम स्पिरिट डेवलप करो। देन एथिकल पर्सनल पॉलिसीज़। तो जो पर्सनल पॉलिसीज़ है रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट तक, प्रमोशन का, सब जो भी पर्सनल पॉलिसीज़ है तो उसमें भी एथिक्स फॉलो करना है। एथिक्स इन फंक्शनल एरियाज। तो जो जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो उनको, उनके साथ भी एथिक्स करना है। मीन्स उनके डिपार्टमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटीज़ है, तो उनको भी प्रॉपर सुपरवाइज करना है और उनके रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है। अदरवाइज क्या होता है, आप जिस डिपार्टमेंट के पर्सन आपके फेवरेट में होते, फेवर में होते, तो आप उनको ही जो भी रिसोर्सेज देना है वो देते हो, बाकी डिपार्टमेंट को ओवरलुक करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। देन इक्विटी बोला गया है। तो इक्विटी जो हमारे ये हमारे जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, तो उनको सबको इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल कंसिडर करना है। ओके। तो आप उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, प्रमोशन करते हो, जो भी पर्सनल पॉलिसीज़ करते हो, तो उसमें किसी को बायस नहीं करना है, बायस होकर आपको जजमेंट नहीं देना है। तो इक्वल ट्रीट करना है। देन प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करना है अपने आपके जो एक्टिविटी मैनेजर्स में, मैनेजरशिप जो करता है तो उसमें प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करना है। तो प्रोफेशनलिज्म कैसे, किसको बोलते हैं? तो एज अ मैनेजर आप जो भी थिंकिंग करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, तो वो अपने जजमेंट या अपने ओपिनियन अकॉर्डिंग नहीं देना है। तो प्रॉपर डाटा कलेक्ट करो। डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिसीजन लेना है तो उस डिपार्टमेंट का रिक्वायर्ड डाटा कलेक्ट करो एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। एंड नेक्स्ट बोला है रिस्पेक्टफुलनेस। तो मैनेजर्स ने रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स का।
तो जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनका रिस्पेक्ट करो, या फिर वो लोग जो भी सजेशन दे रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करो, जो भी न्यू आइडियाज़ दिया जा रहा है उनका आपको रिस्पेक्ट करो, उनको इन्वॉल्व करो मैनेजमेंट में, उनके आइडियाज़ को ऑब्जेक्टिव क्या सेटअप करने में उनका इन्वॉल्वमेंट ले लो। जो कॉन्सेप्ट है ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, है ना, तो फिर अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो इम्प्लीमेंटेशन भी वो एप्लीकेशन लॉयल्टी एंड डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो रिस्पेक्टफुलनेस मैनेजर्स होने चाहिए। सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू स्टूडेंट।